स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। मैंने चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 5 वीडियो डाल चुकी हूँ और इससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझने में आसानी होगी। और चैप्टर समझने के बाद फिर आती है क्वेश्चन आंसर्स की बारी, जो कि बीच बीच में दिए गए हैं आपके चैप्टर में और बाद में भी दिए गए हैं। तो हम पहले उन क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ये सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो सेल्स है उसको किसने डिस्कवर किया और कैसे। तो इसमें क्वेश्चन में ये जो आंसर है उसका ये है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स। किसने डिस्कवर किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। व्हाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने एक ऐसा कॉर्क जो कि एक स्टेम होता है उसको लिया था और उसकी स्लाइस काट के अपने द्वारा बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको ऐसे हनी बी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो उन्होंने कब इसकी खोज की थी? जब वो स्लाइस ऑफ कॉर्क पर काम कर यानी देख रहे थे उसे, तब। थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप he observed that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of numerous tiny compartments. The minuscule boxes are referred to as cells. minuscule यानी बहुत छोटे, यानी उनको वो जो हम जो बना रहे हैं वो बहुत बड़े बना रहे हैं, परंतु उनको जो दिखाई दिए थे वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए वो ऐसे इतने छोटे बॉक्सेस थे कि उनको हम बिना यानी नेकेड आईज से नहीं देख सकते थे। नेकेड यानी खुली आंखों से हम उन्हें नहीं देख पाते, उसे हमको कोई किसी न किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसको क्या बोले उन्होंने? माइन्यूस्कल बॉक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखे और वो जो स्ट्रक्चर थे वो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि वो एम्प्टी थे, खाली थे और डेड थे, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो भी सेल की खोज की वो सेल्स कौन सी थी? डेड थी। तो ये पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। सेकंड है व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों कहते हैं? तो ये भी मैंने उस समय आपको बताया था कि अ सेल इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा कि एक जो सेल होती है वो पूरे फंक्शंस करने में कैपेबल होती है। जैसे हम अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं कि अमीबा में जो होता है, जो अमीबा की सेल होती है वो सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है अमीबा, ये हमको सभी को पता है, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल है ये। कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन वो सभी किससे कर रहा है? एक ही सेल से कर रहा है। अर्थात एक जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरली यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब तीसरा आते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे उन्होंने कहा कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें रोल प्ले करती है और इससे कुछ जो सब्सटेंस है बाहर और अंदर आते जाते रहते हैं, परंतु वो सिलेक्शन वो कौन करती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्शन करती है कि वाटर किस तरह से जाएगा और जो गैसेस है वो किस तरह से जाएंगी और जो कितने मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अंदर जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर जाएंगे सेल से। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 और वाटर किस तरह से सेल के अंदर और बाहर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा गया है कि द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो जैसे मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो सिलेक्शन करती है कि कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स उससे बाहर जाएंगे। सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री नहीं होती, सभी मॉलिक्यूल्स की बाहर एंट्री नहीं होती, ठीक है। सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल यानी किस तरह से होता है?
तो मूवमेंट ऑफ CO2, सबसे पहले हम देखेंगे कि CO2 किस तरह जाती है। तो इसका भी मैंने उस समय आप लोगों को बताया था कि CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रत्येक सेल में रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन की साइट मैंने बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी साइट बताई थी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, CO2 निकलती है और एनर्जी निकलती है जो कि ATP के रूप में संचित रहती है। ये सभी आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि CO2 is produced during cellular respiration, therefore it is present in high concentration inside the cell। यानी सेल के अंदर उसका क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। दिस CO2 मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। इसे क्या करना होगा? सेल के बाहर जाना ज़रूरी होगा, ठीक है। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज कम्पेयर टू द दैट इनसाइड द सेल। यानी जैसे CO2 अंदर ज़्यादा है परंतु अब एनवायरनमेंट में बाहर कम है, तो वो क्या होगा? डिफ्यूज़न के फलस्वरूप बाहर से अंदर चली जाएगी, क्योंकि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न CO2 क्या होगी? मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो भी एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी ऑक्सीजन जो है वो भी डिफ्यूजन के फलस्वरूप अंदर आएगी, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के फलस्वरूप चली जाएगी। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल इज़ लो एज कम्पेयर टू द इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, तब वो ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर की ओर सेल के अंदर चली जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि वाटर किस तरह जाता है। तो वाटर जो है मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन द प्लाज्मा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है, और वाटर कंटेंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर कंटेंट लो जहाँ होगा वहाँ जाता है, अर्थात हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर कंटेंट जाता है, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट पानी जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ भी लिखा है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हमने पढ़ा था कि एंडो ऑस्मोसिस क्या होती है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। However, the movement of water across the plasma membrane of the cell is affected by the amount of substances dissolved in it। यानी उसमें उस वाटर में या उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट, यानी उस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है, उसके आधार पर ही पता चलेगा कि वाटर अंदर आएगा या बाहर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपकी जो बुक है उसके अंदर इसका एक टेबल बना के दिया गया है, आप सभी ने देखा होगा। उसमें कुछ जगह खाली हैं, ठीक है, उसको हम भरते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें इसका जो साइज़ क्या होता है? जनरली स्मॉल 1 to 10 μm, और 1 μm क्या होता है? 1:-6 m के बराबर होता है, ठीक है। जनरली लार्ज होते हैं ये, अर्थात 5 to 100 μm के होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है, ठीक है। 10⁻⁻⁻6 m के बराबर होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा जो है वो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड। यानी यहाँ आपको लाइनें बना के दी गई थी, उसमें हमने भरा है कि पुअरली डिफाइंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट्स नोन एज न्यूक्लियोइड। चूँकि हमको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जो कंटेंट होता है न्यूक्लियर कंटेंट वो खुला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहलाता है ये। और न्यूक्लियोइड कहलाने के कारण ही ये कैसे है? प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, अर्थात इसका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या है कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड
सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या है कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित है और काय से सराउंडेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ठीक है। तीसरा आता है कि क्रोमोसोम जो होता है इसमें सिंगल होता है, जबकि इसमें क्रोमोसोम मोर देन वन होता है। नहीं, इसमें सिंगल होता है परंतु इसमें एक से अधिक होता है। और चौथा क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हमने बताया था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, ये सभी एब्सेंट होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज जैसे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने हमको ये बताया था कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्वेश्चन 5 जो इसमें बताया गया है कि कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कटा हुआ है, तो ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स के नाम बताओ जो अपने स्वयं के डीएनए मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है। सो इसमें क्या है, द 2 ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर उनको कुछ अपने प्रोटीन्स बनाने होते हैं और इसके लिए वो जो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते, वो खुद का डीएनए लिए हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ भी कहते हैं। ये पूछा जाता है नीट एग्जाम में 11-12 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपना स्वयं का जेनेटिक मटेरियल लिए हुए होते हैं। अब 6th है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंसेस व्हाट विल हैपन। अगर सेल को के जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स, उसको डिस्ट्रॉय अगर हम कर दें तो क्या होगा, कुछ सेल पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू सेल्स एंड व्हेन रिवाइवल ऑफ सेल इज़ नॉट पॉसिबल, यानी हम उसको फिर से ज़िंदा नहीं कर सकते, तो लाइसोसोम क्या करेगा, बर्स्ट हो जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट सच सेल्स। और ऐसी जो सेल्स होती है जो टूट फूट जाती है, उनको क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट होके उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई लाइसोसोम आर ऑफन रिफर टू एज सुसाइडल बैग्स, यानी इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल कंटेंट को खा जाते हैं। खा जाने का मतलब होता है सुसाइडल बैग्स इसलिए कहते हैं कि खुद भी मरते हैं और जो सेल कंटेंट है उसको भी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो सेल जो टूट फूट जाती है वो फिर उस एरिया से हट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो लाइसोसोम्स क्या कहलाते हैं, सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए। अब आता है कि 7th वाला जो क्वेश्चन है वो कि वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स, यानी फिर से उन्होंने वही वाला क्वेश्चन कर दिया जो हमने ऊपर पढ़ा है कि व्हेन द सेल्स गेट डैमेज्ड, जब सेल्स डैमेज्ड हो जाती है, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। अर्थात जब सेल डैमेज हो जाती है या किसी तरह से टूट या फूट जाती है, तो लाइसोसोम उसके अंदर का जो होता है वो बस्ट हो जाता है और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो खुल जाते हैं और वो डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरी सेल को। इसलिए जो लाइसोसोम्स हैं उनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 7th क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। अब आता है 8th क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, यानी सेल में प्रोटीन कहाँ बनते हैं। तो मैंने आपको पहले ही उस दिन कि प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर ही बनते हैं उसके, और वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, राइबोसोम। सो प्रोटीन सिंथेसिस इज सेल्स टेक्स प्लेस इन द राइबोसोम्स, हैंड राइबोसोम्स आर कॉल्ड ऑल्सो रिफर टू एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। इनको इसलिए प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। जैसे जो चीज़ जहाँ बनती है उसको हम फैक्ट्री का नाम देते हैं। जैसे लीफ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, है ना। तो इस तरह से वो एक नाम उसका वही बन जाता है जहाँ पे वो हो रहा है। जैसे प्रोटीन बन रही है इसलिए उसे क्या नाम दे दिया गया है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो राइबोसोम जो है आर
पार्टिकल्स दैट आर फाउंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 प्रकार का होता है, एक हमने बताया था कि जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसको क्या कहते हैं, RER, ठीक है, और जिस पे राइबोसोम नहीं चिपके होते उसको कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। मैंने बताया था कि फैट जो है यहाँ बनता भी है, डिस्पैच भी होता है, और RER जो है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स चिपके होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की वो क्या है, राइबोसोम है। अब जो एक्सरसाइज पेज 67 है वो हम अगले वीडियो में डालूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तथा चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।